Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to lecture number 25 of differential geometry. Last time हमने differential forms देखी थी. उससे पहले हमने शुरू के lectures में differential forms देखी थी in space. और last lecture में फिर हमने देखा था कि how we can define differential forms on surfaces. उसके बाद हमने exterior derivative को देखा था. उसके बाद हमने ये देखा था कि स्पेशल काइंड ऑफ सरफेस इन R3 विच इज़ प्लेन, उसके ऊपर ये तमाम रिजल्ट्स क्या बन जाते हैं. उसके बाद हमने बहुत स्पेशल काइंड ऑफ वन फॉर्म्स की थी विच आर क्लोज्ड एंड एग्जैक्ट फॉर्म्स. आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मैपिंग्स ऑफ सरफेसेस को. उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ द टेंजेंट मैप ऑफ द मैपिंग्स एंड व्हाट इज़ डिफ्यूमॉर्फिज्म. So let f be a function from the surface M to n, then f is differentiable if the following condition is satisfied. अब ये condition इतनी complicated क्यों है और ये हमने क्यों require की है, उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने अभी तक क्या किया हुआ है. So for example we have done functions from Rn to Rm, और उस केस में हमने देखा था when these functions are mappings or when these functions are differentiable. So for example हमने देखा था what are curves in R3. So these are functions from R to R3 or some open subset of R to R3. और उसके बाद हमने ये भी देखा हुआ when the functions from some subset of R2 to some subset of R2. So यहाँ मैंने R2 to R2 लिखा, लेकिन in general the procedure is the same to check when the function from some subset of R2 to some subset of R2 is differentiable or when this is a mapping. So ये चीज़ें हमने अभी तक की हुई हैं. So in other words we can check when a function is Euclidean differentiable. So in other words this is from a Euclidean space to another Euclidean space and when this is differentiable. So ये चीज़ें हम कर सकते हैं. अब इन्हीं चीज़ों को यूज़ करेंगे हम टू चेक वेदर ए फंक्शन फ्रॉम द सरफेस m टू n इज़ डिफरेंशिएबल. उसके लिए हम एक सरफेस m ली, उसकी एक सरफेस n ली एंड f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम m टू n. अब अगर ये हमने देखना है कि व्हेन दिस फंक्शन f इज़ डिफरेंशिएबल, उसके लिए हम एक पैच m में ले लेते हैं और एक पैच n में ले लेते हैं. ठीक है. सो पैच मीन्स these points are images of some open subset of R2. So this is the open subset D, और उसका जो इमेज है ये पैच के एलिमेंट्स हैं. इन पैच के एलिमेंट्स पे जब आप F अप्लाई करेंगे you will get elements of N, और let's say ये एलिमेंट्स आपके पास some portion of the patch हैं. Let's say these are the elements which are F of x of d. So सबसे पहले आपने x अप्लाई किया d के एलिमेंट्स पे, उसके बाद आपने f अप्लाई किया, तो आपके पास कुछ एलिमेंट्स आ गए. So उसके बाद इन एलिमेंट्स पे जब आप y इनवर्स अप्लाई करेंगे, so हमें पता है that if this is a surface, so by definition of surface y inverse should exist. So y inverse exist करना चाहिए क्योंकि ये एक सरफेस है. सो उसके बाद जब आप इन एलिमेंट्स में, हो सकता है तमाम एलिमेंट्स पे आप y इनवर्स ना अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जब आप f अप्लाई करेंगे तो हो सकता है तमाम के तमाम एलिमेंट्स ना हो आपके. तो इस पैच का कुछ पोर्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म के एलिमेंट्स हों, f of x of d. तो इन एलिमेंट्स पे जब आप y इनवर्स अप्लाई करेंगे then you will get elements basically some part of this set. Let's say ये part है. So what are these elements? So these are y inverse of these elements. And what are these elements? These are f of x of d. So basically आपने पहले x of d लिया, उसके बाद उस पे f अप्लाई किया, उसके बाद y inverse अप्लाई किया. So ये हमारे पास पाथ बनेगा. So सबसे पहले x अप्लाई करें, उसके बाद f अप्लाई करें,
और उसके बाद आप y इनवर्स अप्लाई करें. सो और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट there is a mapping from this set D to set E which is y inverse fx. और वो किस तरीके से डिफाइंड है? सबसे पहले आप x अप्लाई करते हैं, फिर f अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद y इनवर्स अप्लाई कर रहे हैं. सो यू रीच एट सम पोर्शन ऑफ E. सो दिस फंक्शन ऑन सम रिस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ D, और ये हमें पता है दैट D is a subset of R2, और so y inverse fx is a function from D to E, or in other words from some subset of R2 to some subset of R2, or so y inverse fx is a mapping from some subset, let's say A, which is subset of R2, to B, which is some subset of R2. So this is a Euclidean map. In other words, this is of the type जो कि हमने already discuss की हुई हैं. और इन mappings के बारे में हमें पता है कि when functions of this type are mappings, so we can easily see that when this function is a mapping, so this function will be a mapping when each and every coordinate function is differentiable. So हमने f की differentiability चेक करने के लिए हमने ये जो केसेस हमने ऑलरेडी किए हुए थे when a function from R2 to R2 is differentiable, उसको यूज़ किया है. और हमने f की मदद से एक ऐसा फंक्शन लिखा है which is from some subset of R2 to some subset of R2, और उसके बाद हमने कहा कि when this function is differentiable for each and every patch. so अब हम इस कंडीशन की तरफ आते हैं. for each patch x from D to M in M and y from E to N in N, the composite function y inverse fx, so this function जो कि हमने अभी कंस्ट्रक्ट करना सीखा, so is Euclidean differentiable. So Euclidean differentiable means this function will be of the type, so this will be defined y inverse fx applied on an ordered pair. So this ordered pair is element of A, which is subset of R2. So this goes to some function f1 of uv and some other function f2 of uv, and when f1 and f2 are differentiable, then we say that this function y inverse fx is differentiable or it is a mapping. And if this condition holds, क्योंकि ये surface है, so this surface can be covered with patches, so each and every point of the surface can be covered with patches. So आपके पास पूरी surface cover हो जाएगी इन patches के साथ. और similarly n is also a surface, so it can also be covered with patches. कोई भी n का ऐसा point नहीं होगा जो कि किसी पैच के अंदर ना हो. और अगर ये कंडीशन ट्रू है, आपने पहले m को पैचेस में कवर किया कि m के तमाम पॉइंट्स किसी ना किसी पैच में हो, उसके बाद आपने n को कवर किया, उसके बाद हमने ये देखा कि फॉर ईच चॉइस ऑफ द पैच इन m एंड फॉर ईच चॉइस ऑफ पैच इन n, कोई सा एक पैच m का ले लें, कोई सा एक पैच n का ले लें, और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है दैट y इनवर्स fx, सो x इज एनी पैच इन m, y इज एनी पैच इन n, अगर y इनवर्स fx डिफरेंशिएबल है, मींस ये f1 और f2 जो कि डेफिनेटली अगर आप पैच चेंज करेंगे तो ये f1 और f2 डिफरेंट आएंगे. अगर इनके लिए ये f1 और f2 हर एक पैच के लिए, हर एक पेयर ऑफ पैच x और y के लिए अगर ये दोनों डिफरेंशिएबल है, देन वी से दैट द फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल. सो बेसिकली अगर आपने चेक करना है कि व्हेन ए फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल, तो हम अभी कुछ देर में देखेंगे एग्जांपल्स को, लेकिन इस डेफिनेशन से देख के हमें क्या पता चला, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी.
तो सबसे पहले हम सरफेस M को कवर करेंगे इनटू डिफरेंट पैचेस और सरफेस N को कवर करेंगे इनटू डिफरेंट पैचेस। उसके बाद हम ये देखेंगे कि व्हाट इज y इनवर्स fx। सो इस y इनवर्स fx को कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो कोऑर्डिनेट फंक्शंस आए हैं f1 और f2 ये डिफरेंशिएबल हैं या नहीं है। अगर ये दोनों डिफरेंशिएबल हैं और हर एक पेयर ऑफ पैच के लिए ये डिफरेंशिएबल है, देन वी से दैट द फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल। Now the function y inverse fx is defined at all points uv of d such that f of uv lies in the image of y. So definitely आपने सबसे पहले x अप्लाई किया, so y inverse fx की बात हो रही है। तो सबसे पहले आपने x अप्लाई किया, उसमें आपने d के जितने भी पॉइंट्स थे उनका इमेज ले लिया और ये हमारे पास x of d आ गया। So this is x of d। उसके बाद आपने इस पे f अप्लाई किया तो आपके पास कुछ पॉइंट्स आ गए। सो लेट्स से दिस इज f ऑफ x। सो लेट्स से दिस इज f ऑफ x ऑफ d। तो ये तमाम जो पॉइंट्स हैं इसमें, उसके बाद आपने y इनवर्स अप्लाई करना है। सो बेसिकली y इनवर्स आप इन्हीं पॉइंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं जो कि इस पैच में है। सो बेसिकली ये जो पैच है ये आपके पास y ऑफ e है। सो क्योंकि आप y इनवर्स सिर्फ इन पॉइंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं और किसी सरफेस के पॉइंट पे नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे आप y इनवर्स e नहीं कैलकुलेट कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ y ऑफ e के पॉइंट्स पे y इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। So in other words, this function y inverse fx is defined at all points uv of d such that f of uv lies in the image of v. So basically आपने पहले x अप्लाई किया, फिर f अप्लाई किया, आप इस रेड पैच पे आ गए और आपने फिर y इनवर्स अप्लाई करना है। So y इनवर्स आप इस रेड पैच के कौन से एलिमेंट्स पे अप्लाई करेंगे? वो एलिमेंट्स जिनका इंटरसेक्शन है। So basically these elements. So basically y inverse fx is a function which is defined for those points of d, क्योंकि at the end y inverse fx कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास फंक्शन? It's a function from d to the set E. So we can say that y inverse fx is a function from those points of d for which f of x of d, so basically ये points for which f of x of d lies in the image of y. So basically ये जो points हैं जो कि dark region है, ये वो points हैं जहाँ पे y इनवर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। So d के आपने कौन से पॉइंट लेने हैं? जिस पे पहले मैं x अप्लाई करूँ, उसके बाद मैं फिर f अप्लाई करूँ, तो उनका जो इमेज है वो इस शेडेड रीजन में आ जाए। सो बेसिकली ये जो शेडेड पॉइंट्स हैं डी के, ये जो शेडेड पॉइंट्स हैं डी के, ये वो पॉइंट्स हैं जिन पे जब हम x अप्लाई करते हैं तो x ऑफ d के ये पॉइंट्स आ जाते हैं और उन पे जब हम f अप्लाई करते हैं तो ये डार्क रीजन आ जाता है n का और उस पे हम इजीली y इनवर्स अप्लाई कर सकते हैं एंड वी विल गेट सम पॉइंट्स ऑफ e। सो वी विल नॉट गेट ऑल ऑफ द पॉइंट्स ऑफ e। So basically this is basically y inverse f x of let's say this part is d prime, so this is d prime. So not all of the points of E are obtained in this way, so some parts of E will be obtained and they can be written as y inverse f x d prime. और हमने पिछले लेक्चर्स में ये देखा था how to check that if function is differentiable between surfaces। तो उसमें हमने ये देखा था कि हम सिर्फ और सिर्फ जो पैचेस हैं डिफरेंट उनको चेक कर लें कि ये जो प्रॉपर्टी है अभी हमने जो डिस्कस की है ये सिर्फ और सिर्फ उन तमाम पैचेस के लिए ट्रू है जो कि M को कवर कर रहे हैं और उसमें जो चीज़ हमें देखने की नहीं ज़रूरत वो ये है कि इंटरसेक्शंस पे क्या हो रहा है।
तो वो हमें देखने की नहीं ज़रूरत. सो फॉर एग्जांपल अगर ये एक पैच है और लेट्स से दिस इज़ एक्स प्राइम ऑफ सम सेट लेट्स से ए ऑफ R2, देन वी डोंट नीड टू चेक कि इस इंटरसेक्शन पे क्या हो रहा है व्हेन x प्राइम ऑफ a इंटरसेक्ट्स विद x ऑफ d. तो इस इंटरसेक्शन के पॉइंट्स पे क्योंकि हमारे पास दो पैचेस हैं और दोनों पैचेस जो हैं वो डिफरेंट वर्जन्स देंगे, या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि सेम f, जो सेम फंक्शन f है उसके लिए दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस आएंगे फॉर दिस पैच x ऑफ d एंड फॉर दिस पैच x प्राइम ऑफ a. सो इन दोनों के लिए अगर मैं कंसिडर करूं x f and y inverse and y inverse f x prime, then they will give me different functions. So for example this will be f1 f2 and this will be g1 g2. So इन दोनों का डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी है. और उसके बाद ये जो इंटरसेक्शन आ रही है तो इस इंटरसेक्शन पे आप कौन सा वर्जन लें, ये वाला वर्जन लें या ये वाला वर्जन लें. सो बेसिकली हमें इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. सो द प्रीवियस डिस्कशन टेल्स अस कि कोई सा भी आप ले लें, इस इंटरसेक्शन में आपके पास आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगी. सो लेट्स कंसिडर सम एग्जांपल्स. इन एग्जांपल्स में फिर हम ये देखेंगे कि हाउ टू चेक दैट a function between two surfaces is differentiable. So let sigma be a unit sphere in R3 with center at origin with north and south poles removed. So what is sigma? Sigma is the set of all points of R3 such that the distance of P from the origin is 1 and we are removing these 2 points. So basically this is the south pole. So this is the south pole and this is north pole. So we are removing these 2 points from this sphere. And let C be the cylinder based on the unit circle in xy plane. So C is in contact with the sphere along the equator. So basically ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, so this line, ये बेसिकली इक्वेटर है और यहाँ पे जो सिलेंडर है और जो स्फीयर है वो एक सर्कल के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. एंड C is given by set of all P belongs to R3 such that P1 square plus P2 square is equal to 1. So basically this is a cylinder which is defined like this. So this is set of all points of R3 and so P1, P2, P3, set of all points of R3 such that P1 square plus P2 square is equal to 1. And we can see that there is no condition on P3. So basically it's a circle in XY plane and it's a circle in each and every plane parallel to XY plane. So आप यूँ समझ सकते हैं कि Z की कोई सी भी मैं वैल्यू लूँ तो वो जो प्लेन बनेगा, लेट्स से मैं लॉन्ग Z एक्सिस कोई सी वैल्यू लेता हूँ, लेट्स से A, then at Z is equal to A or in this plane Z is equal to A, it is again a circle of the same radius and P1 square plus P2 square is equal to 1. So basically at each and every plane parallel to XY plane this is a circle of the same radius and same center. So आप ये समझ सकते हैं कि इन तमाम सर्कल्स को जब मैं यूनियन ले लूँगा तो मेरे पास एक सिलेंडर आ जाएगा. So let's define a function f from this sphere जिसमें से हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल रिमूव कर दिए and it's a function from this sphere to the cylinder. और ये जो मैपिंग है ये हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि मैं स्फीयर का कोई सा भी पॉइंट लूँ, लेट्स से दिस इज द पॉइंट P, इस पॉइंट P का जो Z कोऑर्डिनेट है, लेट्स से दिस पॉइंट P इज गिवन एज P1, P2, P3. इसमें जो P1 है
it's an x coordinate, P2 is y coordinate, P3 is z coordinate. So आप क्या करते हैं, जो z coordinate है इस पॉइंट का, this is P3, इस पॉइंट से which is on z axis and it's at a distance P3 from the origin, इस पॉइंट से और इस पॉइंट P से एक लाइन बनाते हैं आप. सो देयर विल बी अ यूनिक लाइन, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन होगी जो कि इन दोनों पॉइंट से पास करेगी. सो इस लाइन को आप एक्सटेंड करें तो ये सिलेंडर पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और उस पॉइंट को हम कहते हैं दैट दिस इज द इमेज ऑफ द पॉइंट P अंडर दिस फंक्शन f. सो आप ये देख सकते हैं कि अगर इस लाइन को मैं दूसरी साइड से एक्सटेंड करता तो दूसरी साइड से भी इसने सिलेंडर के एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना था. सो इसमें हम नियरेस्ट साइड ले रहे हैं जो कि बेसिकली इस स्फीयर के इस पॉइंट से ज़्यादा नज़दीक साइड है सिलेंडर की. सो दिस इज द इमेज ऑफ द पॉइंट P अंडर दिस मैपिंग F. सो दिस इज द सेम प्रोसीजर. Start from the point P, P1, P2, P3 of this sphere with north pole and south pole removed. Draw the line L through 0, 0, P3 which is this point P3 on Z axis. इसके जो x और y coordinates हैं 0 हैं. So this is the point on Z axis. And P which is the point on the sphere with coordinates P1, P2, P3. And this P3 and this P3 are same. And let f of P be the intersection of L with C as seen in the figure. So basically the shortest side. So जो nearest side है सिलेंडर की इस पॉइंट से, उसको जब इंटरसेक्ट करेगी लाइन तो वो पॉइंट इमेज है f of P का. Now let's see when this function f is a mapping. उसके लिए हम एक पैच कंसिडर करते हैं स्फीयर का. ये पैच हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है बहुत डिटेल के साथ. इसमें जो D है वो वेरी कर रहा है, इट्स एन ओपन सबसेट ऑफ R2. इसमें U वेरी कर रहा है फ्रॉम -π टू π एंड V वेरी कर रहा है फ्रॉम -π/2 टू π/2. और व्हाट आर द इमेज पॉइंट्स? कोसाइन V, कोसाइन U, कोसाइन V, साइन U एंड साइन V. एंड दिस इज ए पैच इन यूनिट स्फीयर. सो इसमें तमाम के तमाम स्फीयर के पॉइंट्स आ रहे हैं एक्सेप्ट फॉर ए सेमी सर्कल जो कि हम इस तरीके से स्केच कर सकते हैं. सो एक्सेप्ट फॉर दिस सेमी सर्कल जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को भी इंक्लूड कर रहा है. अपार्ट फ्रॉम दिस ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर इज इमेज ऑफ दिस पैच. सिमिलरली हम सिलेंडर का एक पैच कंसिडर करते हैं. इसमें जो U है वो वेरी कर रहा है फ्रॉम -π टू π एंड V वेरीज फ्रॉम -1 to 1. सो बेसिकली दिस इज -1 एंड दिस इज 1. सो बेसिकली जो सिलेंडर है उसका सिर्फ और सिर्फ जो पोर्शन है -1 और 1 के दरमियान उसको कवर कर रहा है और उसमें भी एक लाइन इंक्लूडेड नहीं है. एंड व्हाट इज दैट लाइन? व्हेन U is exactly equal to pi, or in other words the line which will be closer to this semicircle. Okay, now what is f of x? Now what is our aim? To calculate y inverse fx. इस चीज को हमने कैलकुलेट करना. तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं what is f of x. So f of x of d, and these u and v are points of d. So what is f of x of d? This is equal to cosine u, sin u and sin v. और ये हमारे पास कैसे आए हैं? So सबसे पहले z कोऑर्डिनेट देखते हैं. This is very simple to see. sin u क्यों आया है? इसमें देखें जो f है ये किसी भी पॉइंट p को जो कि स्फीयर पे है उसको मैप कर रहा है f of p पे. और ये हमने कैसे ऑब्टेन किया था? By joining the point p3 on z axis and this point p, and ये जो लाइन बन गई इसका जो इंटरसेक्शन है सिलेंडर के साथ. सो इन तीनों पॉइंट्स पे आप देख सकते हैं z कोऑर्डिनेट जो है वो सेम है. और व्हाट इज द z कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट p? ये जो z कोऑर्डिनेट है इट्स गिवन एज sin v. सो z कोऑर्डिनेट sin v आ जाएगा.
नाउ वाई कोसाइन यू एंड साइन यू, क्योंकि आपके पास ये जो एंगल है, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, सो इस पॉइंट का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है u, दिस इज सफिशिएंट टू डिफाइन दिस पॉइंट ऑन द सिलेंडर, क्योंकि ये जो एंगल u बनेगा, इस एंगल से अगर आप इसको एक्सटेंड करें, क्योंकि आपने z कोऑर्डिनेट जो f ऑफ p का है वो ऑलरेडी लिख लिया है, दिस इज साइन v, जो x और y कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपने कैसे निकालने हैं, इस पॉइंट को जब आप एक्स वाई प्लेन में ले जाएंगे, f ऑफ p को जब आप प्रोजेक्ट करेंगे एक्स वाई प्लेन पे, तो ये पॉइंट बन जाएगा। और इस पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये एंगल u है, देन ऑफ कोर्स द x एंड y कोऑर्डिनेट्स आर cosine u and sin u. So that's how we obtain these three coordinates of f of x of u. Now what is y of u sin v? क्योंकि इसमें देखें what is y of uv, y of uv is equal to cosine u sin u v, और y of u sin v क्या आएगा हमारे पास, cosine u sin u and sin v। और ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है ये दोनों इक्वल हैं, और इसका ये मतलब है f of x of u v is equal to y of u sin v। और अगर मैं दोनों साइड का इन्वर्स ले लूं, और मैं इन्वर्स इसलिए ले सकता हूं क्योंकि द इन्वर्स ऑफ y exists from the definition of the surface, क्योंकि y is a patch of the surface, y is patch of the cylinder। so y इन्वर्स मैं अप्लाई करता हूं दोनों साइड्स पे, so y इन्वर्स f x is equal to u sin v। so ये वो दो फंक्शंस हैं जो कि मैंने शुरू में कहा था, you will get f1 and f2 and these will be definitely functions and u and v। इन दोनों फंक्शंस को अब हम देखते हैं कि ये दोनों डिफरेंशिएबल हैं या नहीं है। अगर ये दोनों डिफरेंशिएबल हैं देन वी विल से दैट y इनवर्स एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, और इसमें हमने x ऐसा चूज किया है जिसमें एक सेमी सर्कल स्फीयर का इंक्लूडेड नहीं है, और डेफिनेटली इसमें जो हमने सिलेंडर का भी एक ऐसा पैच चूज किया है, इसमें एक पूरी लाइन जो सिलेंडर के लॉन्ग है वो नहीं है। अब हम ये पैच डिफरेंट ले सकते हैं, और ये जो पैच सिलेंडर का है ये भी डिफरेंट ले सकते हैं। इन दोनों डिफरेंट पैचेस के साथ फिर आप y प्राइम इनवर्स f x प्राइम ये कैलकुलेट करें, और इस केस में भी लेट्स से g1 और g2 कैलकुलेट करें। और क्योंकि ये आप x प्राइम ऐसा चूज करेंगे जिसमें ये सेमी सर्कल इंक्लूड हो जाए, तो बेसिकली आपने दो पैचेस ऐसे लिए x और x प्राइम जिसमें सब का सब जो स्फीयर है अपार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ये कवर हो जाएगा। सो इन दोनों पॉइंट्स के अलावा x और x प्राइम के साथ ये तमाम का तमाम स्फीयर कवर हो जाएगा, और सिमिलरली y और y इनवर्स के साथ तमाम का तमाम सिलेंडर आपका कवर हो जाएगा। और अगर इन दोनों केसेस में आपके पास ये जो फंक्शन f1 f2 और g1 g2 ये डिफरेंशिएबल हैं, देन वी विल से दैट y इनवर्स fx इज डिफरेंशिएबल, y प्राइम इनवर्स fx प्राइम इज डिफरेंशिएबल, एंड देन वी कैन से दैट द फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल। सो क्या किया हमने, सरफेस जो कि इस केस में स्फीयर है उसको भी कवर किया, ऐसे पैचेस लिए जो कि तमाम के तमाम स्फीयर को कवर कर सकते हैं। इस केस में सिर्फ दो बनते हैं। उसके बाद सिलेंडर के केस में हमने दो पैचेस लिए, ये दोनों पैचेस पूरे के पूरे सिलेंडर को कवर कर देते हैं। उसके बाद फिर हमने ये चीज़ कैलकुलेट की, और इसमें हमने देखा कि अगर मैंने y इनवर्स एफ एक्स कैलकुलेट किया तो ये u साइन v आया, और ये दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं। और अगर मैं कोई और पैच लूँ जो कि इस सेमी सर्कल को इंक्लूड करे, उसको मैं x प्राइम कहूँ, और y प्राइम लूँ जो कि ये जो लाइन है सिलेंडर की इसको कवर करे, तो y प्राइम इनवर्स एफ एक्स प्राइम ये g1 g2 आएगा। और इस केस में भी हम देख सकते हैं इजीली कि g1 और g2 जो हैं ये डिफरेंशिएबल होंगे। सो आई एम लीविंग दिस एज एन एक्सरसाइज। आप एक ऐसी पैच को फाइंड आउट करें स्फीयर के, वो जो पैच है वो इस सेमी सर्कल को जो इस
पैच के इमेज में नहीं आ रहा उसको इंक्लूड करें, और वो जो एक लाइन है सिलेंडर की वो जो इस पैच में नहीं आ रही या इस पैच के इमेज में नहीं आ रही उसको इंक्लूड करें, और y प्राइम इनवर्स fx प्राइम कैलकुलेट करें। और इस केस में भी आप देखेंगे कि g1 और g2 डिफरेंशिएबल आएंगे। सो हमने इन दोनों सर्फेसेस को कवर किया पैचेस के साथ, और इस किस्म के जो फंक्शंस हैं y इनवर्स fx उनको कैलकुलेट किया, और ये देखा कि हर केस में हमारे पास ये डिफरेंशिएबल फंक्शंस आ रहे हैं। जैसा कि हमने y इनवर्स fx इस केस में कैलकुलेट किया जो कि u sin v आ रहा है जो कि डिफरेंशिएबल है। अगर ये डिफरेंशिएबल है देन द फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल और f इज मैपिंग। So that's how we check that a function from one surface to another surface is a mapping. So that is our result. Now let's see another interesting kind of mapping from sphere to the plane. इस केस में हम क्या करते हैं, हम स्फीयर का एक पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि ये सबसे टॉप पे है, सो इसलिए हम इसको नॉर्थ पोल कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जो प्लैनेट अर्थ है उसका जो सबसे टॉप पॉइंट है उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं। सो इस पॉइंट से यूँ समझ लें कि हमने एक टॉर्च रखी हुई है, एक लाइट सोर्स रखा हुआ है इस पॉइंट पे, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। सो दिस इज़ द लाइट सोर्स, और यहाँ से जो स्फीयर के ऊपर पॉइंट्स हैं डिफरेंट, उन पॉइंट्स से जब ये लाइट बीम गुजरेगी तो ये लाइट बीम हिट करेगी एक्स वाई प्लेन को किसी पॉइंट पे, और वो जो एक्स वाई प्लेन पे एक पॉइंट आ जाएगा उस पॉइंट को हम कहेंगे दैट दिस इज द इमेज अंडर एफ ऑफ दिस पॉइंट ऑन द स्फीयर ऑन टू द प्लेन। सो बेसिकली हमने एक ऐसी मैपिंग डिफाइन की है विच इज फ्रॉम द स्फीयर टू द प्लेन R2। स्फीयर का एक पॉइंट लें आप, स्फीयर के पॉइंट का जो इमेज है प्लेन पे उसको हम कहेंगे दिस इज द इमेज अंडर एफ ऑफ द पॉइंट P, let's say, of the sphere. So f of P is a point on the plane, and f of P is basically the projection जो कि यूँ समझ लें कि एक लाइट सोर्स है, उस लाइट सोर्स से जो आपके पास लाइट आ रही है वो इस पॉइंट का इमेज दे रही है एक्स वाई प्लेन पे, और उस इमेज को हम f of P कह रहे हैं। सो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको कैलकुलेट करने का मेथड बहुत सिंपल है। एक लाइन स्केच करें जो कि नॉर्थ पोल से होती हुई इस पॉइंट से होती हुई एक्स वाई प्लेन को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और इस पॉइंट को हम कहेंगे दैट दिस इज f of P, एंड दिस इज कॉल्ड स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। सो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, एक नॉर्थ पोल लिया, एक पॉइंट लिया स्फीयर का, और इसका जो इमेज आएगा एक्स वाई प्लेन पे, या ये जो लाइन है जो कि नॉर्थ पोल और पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी एक्स वाई प्लेन पे, उसको हम कह रहे हैं दिस इज f of P। नाउ लेट्स सी इफ द फंक्शन डिफाइंड इन दिस वे इज ए मैपिंग। सो लेट sigma be a unit sphere with center 0, 0, 1. Now in this case the center is not origin. यूँ समझ लें कि ये जो स्फीयर है ये हमने ऐसे नहीं लिया हुआ बल्कि ऐसे लिया हुआ कि आपके पास ये origin आ रहा है। So the center of the sphere is 0, 0, 1. So basically ये आपके पास origin है 0, 0, 0. डिलीट द नॉर्थ पोल फ्रॉम सिग्मा, इसमें जो आपने नॉर्थ पोल है वो आपने डिलीट कर दिया। सो द सिग्मा इज बेसिकली जस्ट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन R3 सच दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, फ्रॉम द सेंटर इज यूनिट माइनस दिस नॉर्थ पोल, क्योंकि अगर आपके पास सेंटर 0, 0, 1 है देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट आर 0, 0, 2. Now let us identify xy plane with R2. So basically
this is a plane, xy plane is a plane, and this is inside R3. So basically every point of xy plane can be written as P1, P2 and 0. So आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1, P2. So it is R2 but it is inside R3. So it is a plane R2 inside R3. So let's define this mapping. So the function f जो कि हमने अभी discuss किया है, it is given as f of P1, P2, P3. Now this P1, P2, P3 are the coordinates of this point. So P is equal to P1, P2, P3. So these are the coordinates of the point, where R and capital R are shown in the figure. So what is small r? So ये north pole है, ये origin है, ये जो distance है इसको हम कह रहे हैं this is small r, और उसके अलावा ये जो distance है इसको हम कह रहे हैं this is capital R. और by using the idea of similar triangles, अगर ये similar triangles हैं तो basically जो ratio R और 2 की है, so this length is 2 क्योंकि the center of the sphere is 0, 0, 1 and it is a unit sphere. So अगर यहाँ तक 1 है तो basically total distance 2 होगा. So the side of this triangle is 2. So R over 2 should be equal to R over 2 minus P3. Now what is this side? This side is 2 minus P3. क्यों? क्योंकि जो point P3 है उसका जो Z coordinate है this is P3. So the Z coordinate of point P is P3. So अगर if this distance is P3 and this distance is 2, then this distance must be 2 minus P3. So R over 2, so basically base over perpendicular should be equal to the base over perpendicular of this smaller triangle क्योंकि ये similar triangles हैं. And what is the base of this smaller triangle? The base of this smaller triangle is R, and the perpendicular of this smaller triangle is 2 minus P3. So the ratio R over 2 must be equal to R over 2 minus P3. So इस equality को हम use कर सकते हैं to find out the value of the capital R. So capital R is equal to 2R over 2 minus P3. और अगर आप इस value को यहाँ पे put कर दें, then this becomes 2R P1 over R 2 minus P3. Similarly 2R over 2 minus P3 P2 over R. So इस केस में R और R cancel out हो गए, इस केस में भी. So we will get 2P1 2 minus P3 2P2 over 2 minus P3. So this is how we define the image of a point P1 P2 P3 which is on the sphere, and we get a point which is on the plane. So इस point को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं that this is 2P1 over 2 minus P3 2P2 over 2 minus P3, and the Z coordinate is 0 because this is a point of R3 but this is a point of XY plane in R3. So the Z coordinate is always 0. So basically it is a map from a sphere to a plane which is inside R3. So that's how we define this function f. Now let's see when this function is differentiable. Now for any patch x of the sphere, so ये हमारा तरीका है कि how to check that a function between two surfaces is differentiable. अब y inverse fx calculate करते हैं for each and every patch x and y, और अगर हर केस में हमारे पास ये differentiable है then we say that the function f is differentiable. So क्या कर रहे हैं जी हम? So let x be any patch in the sphere, then the function f of x is differentiable. So this is true, and let y from R2 to R3 be given as y of P1 P2 is equal to P1 P2
0 be the patch for the xy plane, then y inverse is differentiable and hence y inverse fx is differentiable. अब आपने जो स्फीयर है उसका कौन सा पैच लिया है? सबसे पहली बात तो ये है कि हम पैच वही ले रहे हैं जो हमने लास्ट एग्जांपल में लिया था. सो बेसिकली x ऑफ uv इज इक्वल टू कोसाइन v कोसाइन u कोसाइन v साइन u एंड साइन v, क्योंकि इसमें आपने ट्रांसलेशन की है. सो इट इज 1 प्लस साइन v. सो दिस इज द पैच ऑफ द स्फीयर. और इस पैच के लिए क्योंकि आपके पास अब 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, दीज आर द पॉइंट्स ऑन द स्फीयर, सो इस पे आप f अप्लाई कर सकते हैं. और f अप्लाई करेंगे तो आपके पास p1 की जगह आप कोसाइन v कोसाइन u पुट करेंगे, p2 की जगह आप कोसाइन v साइन u पुट करेंगे और p3 की जगह आप 1 प्लस साइन v पुट करेंगे. जब आप ये तीनों चीज़ें पुट कर देंगे इस फंक्शन में, सो बेसिकली आपके पास f ऑफ x आ जाएगा. और आप देखेंगे इस केस में दैट द फंक्शन f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल. एंड सिमिलरली आपने जो पैच लिया है R2 का, वो पैच आपने इस तरीके से लिया है दैट p1 p2 goes to p1 p2 0. So basically it is a function from the whole of R2 to the whole of R3, or in other words it is a function from R2 to the xy plane in R3. And the inverse of this, so this implies inverse of p1 p2 0 is equal to p1 p2, and this is also differentiable. And so y inverse which is differentiable हमने अभी देखा, और f of x जो कि हमने अभी देखा, this is also differentiable. So y inverse fx is differentiable. और अगर ये differentiable है then we say that the function f is differentiable. और इस केस में once again हमने जो स्फीयर है उसका एक ऐसा पैच लिया है जिसमें एक सेमी सर्कल नहीं आ रहा, और इसका मतलब है कि आप एक और पैच लेंगे जिसमें वो सेमी सर्कल आ जाएगा. लेकिन इस केस में आप देखें, ऑब्जर्व करें तो R2 का हमने जो पैच लिया है ये तमाम का तमाम जो R2 है उसको कवर कर रहा है. सो बेसिकली आपने सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा केस और डिस्कस करना है जिसमें y पैच सेम रहेगा, f सेम रहेगा और x प्राइम चेंज हो जाएगा जो कि उस सेमी सर्कल को भी कवर करेगा. और उस केस में भी आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल होगा. सो दिस इज डिफरेंशिएबल. सो आपके पास y इनवर्स fx डिफरेंशिएबल है, y इनवर्स fx प्राइम डिफरेंशिएबल है. सो दिस मीन्स दैट द फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल. सो दिस इम्प्लाइज f इज डिफरेंशिएबल. सो द स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन of sphere onto the plane is a mapping or a differentiable function. Now let's define what is the tangent map of the map. Now let f be a map from the surface M to the surface N, and let V be the tangent vector to the surface M such that there exists a curve alpha in M such that V is equal to alpha prime of 0. So ये वो चीज़ है जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में देखी हुई है. व्हाट इज ए टेंजेंट वेक्टर टू ए सरफेस? टेंजेंट वेक्टर टू ए सरफेस इज बेसिकली टेंजेंट टू ए कर्व विच इज इनसाइड द सरफेस. सो अगर मैं कोई सा भी टेंजेंट वेक्टर ले रहा हूँ टू द सरफेस, दिस मीन्स दैट if this tangent vector has this initial point P, then there must exist a curve alpha contained in the surface M such that V is equal to alpha prime of 0. So हर tangent vector के corresponding हमारे पास एक curve है जिसका point P पे जो derivative है वो V आ रहा है, और the velocity of that curve is V at point P. Now if alpha is a curve, then f of alpha is a curve in N. क्योंकि आप एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जो कि कर्व है विच इज़ इनसाइड द सरफेस M, उस वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का आप जब इमेज लेंगे तो आपके पास एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ही आएगा विच इज़ बेसिकली ए कर्व इनसाइड द सरफेस N. सो
f of alpha is a curve in N. Now we define the tangent map f lower star of f as k, the image of this tangent vector to the surface M under this tangent map is equal to f of alpha. सबसे पहले आप f of alpha कैलकुलेट करें, फिर उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, और उसके बाद t is equal to 0 या जो पैरामीटर है जो कि जनरली हम t लेते हैं, सो t is equal to 0 पुट कर दें. सो ये जो हमारे पास वेक्टर आएगा विच इज़ द टेंजेंट वेक्टर टू f of alpha at f of p. सो ये जो हमारे पास वेक्टर आ रहा है, इस वेक्टर हम कहते हैं दिस इज f लोअर स्टार ऑफ v, and this takes tangent vectors of m to the tangent vectors of n. So इस केस में क्या स्ट्रेटजी है जी, कोई सा भी हमारे पास टेंजेंट वेक्टर है टू द सरफेस m, उसको हम लेके जाना चाह रहे हैं टू सम टेंजेंट वेक्टर टू द सरफेस n. उसके लिए हम यूज करेंगे उस कर्व अल्फा को, जिसकी वजह से ये जो वेक्टर v है इज ए टेंजेंट वेक्टर. सो बेसिकली इट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस कर्व अल्फा एट t इज इक्वल टू 0, और इस कर्व अल्फा का हम इमेज लेंगे तो हमारे पास f ऑफ अल्फा आएगा, और इस f ऑफ अल्फा पे जो आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे एट f ऑफ p, उसको हम कहेंगे, एंड दिस f लोअर स्टार ऑफ v इज इमेज ऑफ द टेंजेंट वेक्टर टू m. सो हमारे पास एक मेथड आ गया है जिससे हम जो m पे टेंजेंट वेक्टर्स हैं उनको लेके जा रहे हैं टू द टेंजेंट वेक्टर्स ऑन n. सो दिस इज द tangent map of the mapping. Now the tangent map f lower star is a linear map from the tangent space to m at point p to the tangent space at n at point f of p. So आपके पास एक mapping है f from m to n. Now when I say mapping, it means that it's a function which is also differentiable. Now under this mapping I can define a tangent map, and this tangent map is a map from tangent space to m at point p to the tangent space at point f of p to n. So आप बेसिकली हर पॉइंट के लिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन किसी एक फिक्स पॉइंट के लिए ये जो फंक्शन f लोअर स्टार है या जो टेंजेंट मैप है, ये जो टेंजेंट स्पेस है इस पॉइंट पे tp ऑफ m, इसको लेके जा रहा है टू द टेंजेंट स्पेस एट पॉइंट f of p to n. So this is f lower star which is mapping the tangent space to m at point p to the tangent space to n at point f of p, and this is a linear map. And the next fact is, if f is a mapping from m to n and g is a mapping from n to p, then g of f, their composition is also a mapping, and the tangent map of g of f is basically the composition g lower star f lower star, or the composition of the tangent maps. So ये जो फैक्ट है ये हम easily prove कर सकते हैं, and I am leaving both of these things as an exercise, and we can easily prove these things. Now computation of tangent map. Let f from m to n be a mapping, and x from d to m be a parameterization in m. So there exists some open set of R2 D, and X is a patch. So basically let's say this part of the surface is X of D, and let Y is equal to f of X from D to N. So आप पहले X अप्लाई करें, उसके बाद जब आपके पास एलिमेंट्स सरफेस के आ जाएंगे उसके ऊपर जब आप f अप्लाई करेंगे, then you will get some points
of the surface n, and you will get points of the surface n. Now हम सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे जो टेंजेंट स्पेस है उसके जो जनरेटर्स हैं, सो उसके जो जनरेटर्स हैं हमने देखा था, दे आर एक्स यू एंड एक्स वी, सिर्फ और सिर्फ उनके इमेजेस लेंगे हम. सो बेसिकली हम एफ लोअर स्टार ऑफ एक्स वी लेंगे और एफ लोअर स्टार ऑफ एक्स यू लेंगे. सो these are tangent vectors to the surface M at point P. बजाय ये कि हम उन तमाम एलिमेंट्स का इमेज कैलकुलेट करें अंडर द टेंजेंट मैप विच आर टेंजेंट्स टू द सरफेस एट पॉइंट P, हम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों बेसिस वेक्टर्स का इमेज कैलकुलेट करेंगे. और इन दोनों बेसिस का जो इमेज वेक्टर है वो मेरे पास YV और YU आएगा. सो व्हाट इज YV एंड YU? क्योंकि ये जो हमारे पास इमेज आया है विच इज f ऑफ x ऑफ d, इस इमेज पे भी हमारे पास जो u पैरामीटर कर्व्स और v पैरामीटर कर्व्स आएंगी, और u पैरामीटर कर्व के अलोंग जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं या जो पार्शियल वेलोसिटीज हैं उनको मैं YU कह रहा हूँ, और v पैरामीटर के अलावा उनको YV कह रहा हूँ. सो इन दोनों क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर लें, देन द होल ऑफ द टेंजेंट मैप इज डिफाइंड. नाउ f from M to N be a mapping, then assume that for every point P of M the function is injective. So कोई सी भी आप सरफेस ले लें M, और कोई सी भी आप सरफेस ले लें N. So for each point P, if the mapping from the tangent plane TP of M to the tangent plane TF of P to N, where F is this map, and if the mapping from this tangent space to this tangent space, which is F lower star, is 1 to 1, and if this is true for each and every point P, then we say that F is a regular map. And since TP of M and T of F of P to N are two-dimensional vector spaces, and since F lower star P is linear, this condition is equivalent to saying that F lower star P is a vector space isomorphism. So basically ये दोनों जो vector spaces हैं दोनों two-dimensional हैं. So this is two-dimensional, this is two-dimensional, और हमने ये assume कर लिया है that this is injective. So in that case F has to be, F lower star P has to be a onto map. So अगर हमारे पास एक linear map है जो कि bijective भी है, we call that vector space isomorphism. So let F from M to N be a mapping of surfaces, and if F has an inverse, F inverse from N to M, which is also a mapping of surfaces, then F is a diffeomorphism. अगर मेरे पास कोई सी दो surfaces हैं और there is a mapping between them, or this mapping has an inverse which is also differentiable, then we say that the surfaces are diffeomorphic. So this is very important kind of mapping in differential geometry, क्योंकि ये आपको बताती है कि differential geometry की नज़र में कौन सी दो ऑब्जेक्ट्स सेम हैं. बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको ग्रुप थ्योरी में याद हो तो ग्रुप थ्योरी में कोई से दो ग्रुप्स सेम होते हैं व्हेन दे आर आइसोमॉर्फिक. सिमिलरली जब आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, सो कोई सी दो सरफेसेस जो हैं सेम हैं इफ दे आर डिफ्योमॉर्फिक. और डिफ्योमॉर्फिज्म बिल्कुल इक्वालिटी नहीं शो करती. सो फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक साइड पे एक केटल है और एक साइड पे एक कप है, और ये दोनों डिफ्योमॉर्फिक हैं. सो अगर डिफरेंशियल ज्योमेट्री की नज़र से आप इन दोनों को देखें तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. दे आर इक्वल इन द आईज ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री.
So this is very important kind of mapping between surfaces. Let f from M to N be a mapping of the surface, and let P be a point, and assume that this mapping from the tangent space to M at point P to the tangent space to N at point f of P is isomorphism. Then there are neighborhoods U of M and V of N such that f restricted to U from U to V is a diffeomorphism. So basically ये रिजल्ट ये बता रहा है कि अगर कोई सी सरफेस है M और कोई सी एक और सरफेस है N, अगर किसी भी पॉइंट पे अगर जो टेंजेंट स्पेस है वो आइसोमॉर्फिक है to the tangent space at f of P to the surface N, then there will be an open set U of the surface M and open subset V of the surface N such that this patch of the surface M is diffeomorphic to the patch of the surface N. So ये जो दो portions हैं ये यूँ समझ लें कि differential geometry की नज़र में ये दोनों portion same है, there is no difference between them. लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो small neighborhood है surface का उसके लिए true है, बाकी तमाम portion में क्या हो रहा है this is unknown. लेकिन हम ये चीज़ श्योरिटी के साथ कह सकते हैं that this portion of M and this portion of N they are equal. Now if f is a regular and bijective then f is diffeomorphism. यहाँ तो हमने assume किया था कि किसी एक point पे जो tangent plane है वो isomorphic है to the image of this tangent plane under the tangent map. लेकिन अगर ये true हो for each and every point to the surface, in other words f is regular map. So इसका मतलब है हर point का जो neighborhood है वो same है to some neighborhood of the point n, और उस केस में हम कहते हैं कि दोनों surfaces same होंगी, दोनों surfaces diffeomorphic होंगी. Now what we have learned today. So we studied how to check that a function between two surfaces is differentiable, or in other words when a function between two surfaces is a map. उसके बाद हमने कुछ examples में देखा था how to see that a given function is a mapping or not. उसके बाद हमने tangent map define किया था, how we can map tangents of one surface to the tangents of the other surface. और उसके बाद हमने एक important class of mappings की हैं which is called diffeomorphism. Next time हम diffeomorphic surfaces को ज़्यादा डिटेल के साथ स्टडी कर रहे होंगे. This is the end of the lecture. Thank you very much and Allah Hafiz.